आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। असम में योगी आदित्यनाथ 2 रैलियां पहले ही कर चुके हैं। टारगेट हिंदू वोटरों को एकजुट करना है। बंगाल में भी योगी हुंकार भरने वाले हैं और इस बीच अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी का ढाल बनने के लिए बंगाल जाएंगे। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी जंग पश्चिम बंगाल की धरती पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे योगी चुनावी राज्यों में गरज रहे हैं, अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि अगले साल यूपी में भी विधानसभा चुनाव है। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक और नाम गूंजता है और वो है योगी आदित्यनाथ। 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन चुनाव में सबसे अधिक डिमांड अगर किसी की है तो वो डिमांड है बुलडोजर बाबा की, यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। देश के जिस भी राज्य में चुनावी माहौल बनता है वहां योगी की डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि उनकी रैलियों से पूरा माहौल बदल जाता है। असम और बंगाल में योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। असम में 2 रैलियां कर योगी ने चुनावी माहौल बदल दिया है। योगी असम में गरजे जिसकी गर्जना यूपी में अखिलेश यादव के कान में गूंज रही है। ये असम की योगी आदित्यनाथ के लिए दीवानगी है। ये ब्रांड योगी पर असम के हिंदुओं का भरोसा है। योगी का जितना क्रेज यूपी में दिखता है, उतना ही क्रेज करीब 1500 किलोमीटर दूर असम में भी। असम से ना तो योगी के यूपी का बॉर्डर लगता है, ना ही योगी का बार बार असम दौरा होता है। लेकिन असम से योगी का एक लिंक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर की तरह ही असम में भी नाथ संप्रदाय के कई प्राचीन और ऐतिहासिक केंद्र हैं। तो तस्वीर ये है कि जब योगी असम पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में नारा लगता है जय श्री राम। योगी ने भी असम के चुनाव का शंखनाद जय श्री राम से किया। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। असम से भी राम भक्त जाते थे, हम नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी आज वह अयोध्या में साकार हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो क्या योगी ने असम के हिंदुओं को भगवा झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है? और असम की चुनावी थीम भी योगी ने सेट कर दी है। 2025 में योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आए थे। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिला था। असम, बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए योगी ने डेमोग्राफी को मुद्दा बनाया है। इसका फायदा असम में मिलेगा और बंगाल में भी योगी का यह फार्मूला हिट होगा। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। योगी की यही लाइन और दूसरे राज्यों में योगी आदित्यनाथ का क्रेज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ाता है, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी देश के दूसरे राज्यों में इंडी गठबंधन के लिए फुस साबित हुए हैं। असम में योगी ने बारपेटा और बरछला में हुंकार भरी, जिसकी धमक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक महसूस की गई। मंच से योगी ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर न सिर्फ कांग्रेस और AIUDF पर प्रहार किया, बल्कि वहीं से यूपी का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर विरोधियों को सीधी चुनौती दे डाली। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता। तो क्या यूपी का योगी मॉडल बीजेपी को जीत दिलाने का फार्मूला है? योगी हिंदू वोट को एकजुट कर रहे हैं, महिलाओं और यूथ को टारगेट कर रहे हैं। योगी त्योहार, दंगा, दंगाई की बात कर मुस्लिम वोट के तिलिस्म को लॉ एंड ऑर्डर से तोड़ने में जुटे हैं। योगी की इस दहाड़ से असम का चुनावी पारा तो चढ़ा ही है, लेकिन इसकी तपिश लखनऊ में भी साफ दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी के खेमे में कोहराम मचा है और अखिलेश यादव योगी मॉडल पर प्रहार करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। फिलहाल तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी कमजोर खेल खेल रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव एक तरफ संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर योगी मॉडल इतना ही पावरफुल है तो बीजेपी उन्हें प्रमोट कर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देती? कहा नहीं, प्रधानमंत्री को हटा के उनको बैठा दे रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है इन्होंने, उत्तर प्रदेश में भाईचारा जो खराब किया है, उत्तर प्रदेश में और बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरीके का भाईचारा खराब किया, आपस में लोगों में मतभेद पैदा कर दिए, लोगों में जाति संघर्ष करा दिया, धर्म का संघर्ष करा दिया और विकास पूरा ठप है, चौपट है। तो जैसे वो आए थे कहीं गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल क्या है आपने देख लिया। तो वो इसी तरीके से ये मॉडल बनाए गए। अब ये सब कोई मॉडल चलने वाले नहीं, अब केवल चलेगा तो पीडीए मॉडल चलेगा। सच ये है कि अपने पीडीए मॉडल को लेकर खुद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास हिला हुआ है। ओवैसी फैक्टर अखिलेश की नींद उड़ाए हुए। दूसरा, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेचैनी की बड़ी वजह है सीएम योगी का स्ट्राइक रेट, जिसने चुनाव दर चुनाव बीजेपी को बढ़त दिलाई है।
बिहार में योगी आदित्यनाथ ने 31 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 27 पर बीजेपी की जीत पक्की थी। योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। इससे पहले दिल्ली में 14 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी ने 11 सीटें जीती। योगी का स्ट्राइक रेट 78% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100% रहा, जहां 4 सीटों पर प्रचार किया और चारों बीजेपी के खाते में आई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, 20 ने जीत दर्ज की। इस तरह से योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, 13 पर जीत दर्ज की। स्ट्राइक रेट 70% रहा। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और टेंशन योगी आदित्यनाथ है, इसमें कोई शक नहीं। 2027 के चुनाव में भी मुकाबला योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। You are on top of the world with Times Network. And you are watching Times Now Navbharat. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और आज हम पहुंच चुके हैं मेघदूतम पार्क में। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बिहार में अभी तक जंगल राज शब्द काफी बार आपने सुना होगा, लेकिन बंगाल के चुनावी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार को महाजंगल राज बता दिया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब रैली की गई तो इस दौरान उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया और विपक्ष पे कैसा निशाना साधा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा शंखनाद कर दिया है। कूच बिहार की धरती से पीएम मोदी ने 2026 की सबसे बड़ी टक्कर का आगाज कर दिया है। अपनी रैली में पीएम मोदी ने सीधा हमला बोला ममता बनर्जी और उनके सिंडिकेट पर और नारा दिया, भय भागेगा तो भरोसा जागेगा। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। चार मई के बाद कानून अपना काम करेगा। पीएम मोदी भले ही कूच बिहार में थे, लेकिन मालदा की घटना को लेकर उन्होंने बंगाल के भद्रलोक को सीधा संदेश दिया और दीदी की सरकार पर करारा अटैक किया। मोदी ने बंगाल सरकार को निर्मम सरकार तक बता दिया। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है, तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। पीएम मोदी ने बंगाल के कूच बिहार से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। केंद्रीय नेताओं के
लगातार एंट्री और प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैलियां ये संकेत दे रही हैं कि बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कूच बिहार में पीएम मोदी ने SIR के विरोध और घुसपैठ के बहाने भी टीएमसी पर तीखा हमला बोला। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले SIR का विरोध कर रहे हैं। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। बंगाल की जनता से पीएम मोदी के कनेक्ट का ये तो आगाज है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले एक नहीं कई बार ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का प्रहार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार की रैली में मालदा हिंसा का जिक्र किया। कई सारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाला था। और इस बीच गुजरात से भी एक ऐसे संदिग्ध को पकड़ा गया है जो एक ढाबे पर काम कर रहा था। संदिग्ध गिरफ्तार आतंकी रिजवान अहमद को रविवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां स्पेशल सेल को 1 दिन की रिमांड मिली। रिजवान अहमद से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा हुआ है कि ISIS आतंकी के निशाने पर भारत के कई अहम धार्मिक स्थल थे। रिजवान अहमद से विदेश में मौजूद ISIS का हैंडलर सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा था। जांच में ये पता चला है कि रिजवान अहमद को बम बनाने का पूरा तरीका सीरिया से वीडियो कॉल पर लिखवाया गया था। रिजवान अहमद कुशीनगर में बम बनाने के सामान के अलावा बम असेंबल कर रहा था। कुशीनगर से गिरफ्तारी के दौरान रिजवान अहमद के पास से बम बनाने का सामान और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। रिजवान अहमद को भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का टारगेट दिया गया था, जिसके लिए उसे युवाओं को ISIS में भर्ती का टास्क सौंपा गया था। बताया जा रहा है कि रिजवान अहमद साल 2015 से ISIS से जुड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बनासकांठा में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ मिलकर पंजाब के एक ऐसे वांछित आरोपी को हिरासत में लिया है जिसका कथित तौर पर ग्रेनेड तस्करी और सीमा पार संबंधों वाले एक आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के रूप में हुई है, जो अमृतसर के नंगल पनवान का रहने वाला है। आरोपी को दीसा के एक ढाबे से पकड़ा गया, जहां वो एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस से मिली एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। शुरुआती पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि बिक्रमजीत सिंह कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके साथी आबिद भट्टी के साथ मिलकर काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने बताया कि वह ग्रेनेड की सप्लाई में मदद करने और पंजाब के स्थानीय लोगों को इस नेटवर्क में भर्ती करने में शामिल था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ठान लिया है कि राज्य में एक भी अवैध कब्जा नहीं बचेगा और इसी कड़ी में संभल में अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से एक ही झटके में अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। कैसे हुआ है पूरा बुलडोजर एक्शन और क्या तस्वीरें सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। एक एक कर कई ढांचों को तोड़ा जा रहा है। योगी सरकार का पीला पंजा अवैध निर्माण को मलबे की ढेर में बदल रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं। संभल में प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद मस्जिद कमेटी ने पहले तो खुद अवैध निर्माण को तोड़ा, लेकिन बाद में प्रशासन ने बुलडोजर मंगवाकर कार्रवाई को तेज किया। करीब 7 घंटे की कार्रवाई में मदरसा, दुकानों और मस्जिद के गेट को तोड़ा गया। दरअसल संभल में 4 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। संभल राजस्व प्रशासन द्वारा पहले ही कब्जाधारियों को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही निर्माण हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन समय कम होने के कारण काम पूरा नहीं हो सका। रविवार सुबह जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने का काम तेज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान गाटा संख्या 623 और 630 की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जहां पहले खाद के गड्ढे और खेल का मैदान दर्ज था। इसी जमीन पर गौसुल मदरसा, मस्जिद, 2 स्कूल और 5 दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। ध्वस्त की गई दुकानों में समोसा, पकौड़े, सब्जी, मेडिकल स्टोर और जन सेवा केंद्र शामिल हैं। संभल के मुबारकबंद गांव में 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे का निर्माण कराया गया था।
15 साल पहले मस्जिद बना ली गई, जिसमें 5 दुकानें और 8 मकान भी तैयार कर लिए गए। हैरानी की बात यह रही कि इस जमीन पर 2 सरकारी प्राइमरी स्कूल भी बने हैं। खबर है कि आज सुबह 9 बजे मस्जिद की मीनार गिराने का काम शुरू होगा। मौके पर किसी तरह का तनाव न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं राजस्व टीम भी सीमांकन और पैमाइश के काम में जुटी हुई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ठान लिया है कि राज्य में एक भी अवैध कब्जा नहीं बचेगा और इसी कड़ी में संभल में अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से एक ही झटके में अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। कैसे हुआ है पूरा बुलडोजर एक्शन और क्या तस्वीरें सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट। यहाँ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। एक एक कर कई ढांचों को तोड़ा जा रहा है। योगी सरकार का पीला पंजा अवैध निर्माण को मलबे की ढेर में बदल रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं। संभल में प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद मस्जिद कमेटी ने पहले तो खुद अवैध निर्माण को तोड़ा, लेकिन बाद में प्रशासन ने बुलडोजर मंगवाकर कार्रवाई को तेज किया। करीब 7 घंटे की कार्रवाई में मदरसा, दुकानों और मस्जिद के गेट को तोड़ा गया। दरअसल संभल में 4 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। संभल राजस्व प्रशासन द्वारा पहले ही कब्जाधारियों को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही निर्माण हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन समय कम होने के कारण काम पूरा नहीं हो सका। रविवार सुबह जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने का काम तेज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान गाटा संख्या 623 और 630 की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जहां पहले खाद के गड्ढे और खेल का मैदान दर्ज था। इसी जमीन पर गौसुल मदरसा, मस्जिद, 2 स्कूल और 5 दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। ध्वस्त की गई दुकानों में समोसा, पकौड़े, सब्जी, मेडिकल स्टोर और जन सेवा केंद्र शामिल हैं। संभल के मुबारकबंद गांव में 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे का निर्माण कराया गया था। 15 साल पहले मस्जिद बना ली गई, जिसमें 5 दुकानें और 8 मकान भी तैयार कर लिए गए। हैरानी की बात यह रही कि इस जमीन पर 2 सरकारी प्राइमरी स्कूल भी बने हैं। खबर है कि आज सुबह 9 बजे मस्जिद की मीनार गिराने का काम शुरू होगा। मौके पर किसी तरह का तनाव न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं राजस्व टीम भी सीमांकन और पैमाइश के काम में जुटी हुई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजरीवाल की जस्टिस स्वर्णकांत की बैठक में रिफ्यूजल अर्जी है और जस्टिस स्वर्णकांता से मामले से अलग होने की मांग इस अर्जी के जरिए की गई है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद अपने मामलों की दलीलें रखते हुए जाने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि आबकारी घोटाले की ये पूरी सुनवाई चल रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। और रिफ्यूजल की अर्जी का मतलब अगर आप समझिए तो इसका मतलब है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। तो ऐसे में मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आज वो खुद की दलीलें खुद ही रखते हुए नजर भी आने वाले हैं। और एक रिपोर्ट आपको डिटेल में दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े कथित शराब घोटाले में सुनवाई से पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से इस मामले से खुद को अलग करने की मांग की है। दरअसल केजरीवाल आज हाई कोर्ट के सामने अपनी दलील खुद रख सकते हैं। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता के सामने रिफ्यूजल अर्जी दाखिल की है। कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य कई पूर्व आरोपियों के निचली अदालत से आरोप मुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीबीआई ने इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को बरी कर दिया था। आपको बता दें कि रिफ्यूजल कोई सजा या दोष नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक न्याय प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहें तो मामले से खुद को अलग करने के निर्णय तब लिया जाता है जब जज को लगता है कि उस मामले में उनका कोई व्यक्तिगत हित जुड़ा है या किसी कारणवश उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल
अग्रवाल, मनीष सिसोदिया के साथ अन्य प्रतिवादियों को सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। इस मामले से जुड़ी एक स्पेशल लीव पिटीशन SLP और एक रिट याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कथित शराब घोटाले से जुड़े इस केस में पहले भी जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा चुके हैं। पाकिस्तान अपनी साजिशों को बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह अंजाम दे, हर बार मुंह की खाता है। बॉर्डर इलाके खासतौर पर उसके टारगेट पर रहते हैं और ऐसा ही मामला श्रीगंगानगर से सामने आया है, जहां पर सफेद जहर को किस तरीके से भारत में घोलने की तैयारी में पाकिस्तान था, आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पार से पाकिस्तान की फिर एक बार नापाक हरकत सामने आई है। राजस्थान में तस्करी की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ श्रीगंगानगर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजे जाने का संदेह है। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। गुप्त सूचना के आधार पर CID, स्थानीय पुलिस और BSF ने संयुक्त कार्रवाई की। सुरक्षा एजेंसियों को श्रीकरणपुर क्षेत्र में सीमा पार से तस्करी के प्रयास की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और नाकेबंदी की गई। अभियान के दौरान रात में ड्रोन से भारतीय क्षेत्र में पैकेट गिराए जाने की जानकारी मिली। तलाशी के दौरान 12 किलोग्राम हेरोइन छोटे पैकेटों में बरामद की गई। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 करोड़। गुजरात के कारोबारी के साथ में 17 किलो सोने की लूट को अंजाम दिया गया। वो भी जो चोर थे कस्टम अधिकारी बनकर आए और लूट करके चले गए। गुजरात के कारोबारी के स्टाफ और राजकोट के रहने वाले महेश को पटना में बंधक बनाया गया। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, देखिए रिपोर्ट में आप भी। मामला पटना से सटे दानापुर का है। शहर के खगौल ओवरब्रिज पर इस घटना को अंजाम दिया गया। 5 से 7 की संख्या में आए बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया और सोने के जेवरात लूट लिए। बताया जा रहा है कि गुजरात के राजकोट से पीड़ित दोनों व्यापारी सहरसा एक्सप्रेस से दानापुर पहुंचे थे। दोनों पटना के एक नामी ज्वेलर शॉप के मालिक का करीब 15 किलो वजन की ज्वेलरी लेकर जा रहे थे। ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने ऑटो बुक किया और पटना की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही ऑटो खगौल ओवरब्रिज से गुजर रहा था, तभी 2 बाइक से आए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर तीनों बैग जब्त कर दिया। सफेद कलर की शर्ट और खाकी रंग की पैंट पहने बदमाशों ने इस दौरान एक पीड़ित के चेहरे पर नकाब डालकर हाथ बांध दिया और उसे जबरन अपनी कार में बिठा लिया, जबकि दूसरे को ऑटो में ही छोड़कर फरार हो गए। फ्लाईओवर के पास है ना, रोक के हमको बोला कि हम कस्टम ऑफिसर है तो हमको अपना बैग दे दो। तो थोड़ा देर तो हम घबरा गए, फिर इसको भैया को खींच लिया कि भाई तुम बैठो। अंदर बैग छीन लिया हाथ में से और हमने पूछा आप कहाँ से, कौन से, कहाँ से है, तो कुछ जवाब नहीं दिया उसने। इसलिए फिर उस भैया को खींच के अंदर बिठा दिया जबरदस्ती। हालांकि कुछ दूर ले जाने के बाद अपहरण किए गए शख्स को भी छोड़ दिया गया और सोना लेकर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध कार को कब्जे में लिया है और लुटेरों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। यूपी के अमरोहा से एक बहुत ही अनोखी घटना सामने आई है, जहां डीजे पर मनपसंद गाना नहीं बजने की वजह से बारातियों ने दूल्हे के साथ ही मारपीट कर दी। और न सिर्फ दूल्हा बल्कि उसके परिजनों के साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरी वारदात में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। सामने आई है, जहां डीजे पर मनपसंद गाना नहीं बजने की वजह से बारातियों ने दूल्हे के साथ ही मारपीट कर दी। और न सिर्फ दूल्हा बल्कि उसके परिजनों के साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरी वारदात में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। शेरवानी, सेहरा और गले में नोटों की माला के साथ थाने पहुंचे इस शख्स का नाम है अरमान, जिसकी शादी हो रही थी। धूमधाम से बारात जा रही थी। बारात में दूल्हे के दोस्त डांस कर रहे थे। इसी दौरान दूल्हे के दोस्तों ने डीजे वाले से मनपसंद गाने की फरमाइश की, जिसे लेकर हंगामा हो गया। मारपीट होने लगी और तो और दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को भी नहीं बख्शा। दूल्हे के साथ भी जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद दूल्हा परिवार समेत थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। डीजे पे हाथापाई की बही और मेरी आंख का बहुत तेज हाथ मारा। गुजर के लड़के थे। अच्छा, किस बात के लिए? वो गाने के ऊपर, खाली गाने के ऊपर है। क्या कह रहे थे गाने? अपनी मर्जी के गाने चलवा रहे थे वो, मतलब डीजे हम लाए थे और अपनी मर्जी के गाने चलवा रहे थे। बताया जा रहा है कि दूल्हे के दोस्तों और परिजनों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। दूल्हे ने एसपी अमरोहा के दफ्तर में शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात
कही जा रही है। आजकल हम देखते हैं कि